Hello students, welcome to online classes of Babu Shobharam Kala Mahavidyalaya Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the second paper of BA Part 2 Geography. हम BA Part 2 भूगोल का दूसरा पेपर कर रहे हैं, संसाधन भूगोल, जिसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है संसाधन उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन। ये टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है और इसके दो भाग पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं और पार्ट 3 में अब आज हम जल संसाधन प्रबंधन करेंगे। स्टूडेंट्स, राजस्थान में हम रहते हैं और आप सबको पानी का महत्व पता है। राजस्थान में खेती बिना सिंचाई के नहीं हो सकती। प्राकृतिक रूप से वर्षा से यहाँ इतना जल नहीं आता कि सब खेती बिना सिंचाई के हो पाए। पीने का पानी या घरों में पानी की सप्लाई गर्मियों के महीनों में बहुत कम होती है और जल का जो संकट है उससे आप सभी वाकिफ हैं, आप सभी उसके बारे में जानते हैं कि कितना जल संकट राजस्थान में और अलवर में है। तो उसके लिए हमें जल का प्रबंधन करना होगा और जल को बचाना होगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ पीने और डोमेस्टिक यूज यानी घरेलू यूज के लिए, कपड़े धोने नहाने के लिए जल मिले, बल्कि सिंचाई के लिए भी पर्याप्त जल मिले, मवेशियों को भी पर्याप्त जल मिले। तो जल संसाधन प्रबंधन या मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज पे आज ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। विश्व में जल संकट निरंतर बढ़ रहा है। नदी, नाले तथा झीलें सिमटते जा रहे हैं। वर्षों की कटाई ने वर्षा जल का मृदा से नाता तोड़ दिया है। दुनिया में जल का प्रतिदिन विकसित देशों में औसतन उपभोग ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लीटर तथा शहरी क्षेत्रों में घटक रहता है। उद्योगों में बहुत जल की आवश्यकता होती है, भारी मात्रा की। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि 1 टन निकल का निर्माण यदि हम उसमें करें, फैक्ट्रीज में करें, तो 4000 मेट्रिक क्यूबिक मीटर जल की आवश्यकता होती है। 1 टन इस्पात के प्रगलन या स्मेल्टिंग या बनाने में 200 मेट्रिक मीटर की जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई में भी जल की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर नेचुरल रूप से जल अब है नहीं और वर्षा भी लगातार कम होती जा रही है। 1 हेक्टेयर के खेत में एक वर्ष में औसतन 12 से 14.2 मेट्रिक क्यूबिक मीटर का जल का उपयोग किया जाता है। अतः मानव को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बढ़ती जनसंख्या के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। अतः यदि हमने इसका प्रबंधन नहीं किया तो ऐसा समय भी आएगा जब पृथ्वी पे के कुछ क्षेत्रों के ऊपर से पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और वैसा हम देख भी रहे हैं। यानी यदि आप अलवर का उदाहरण देखें तो राजगढ़ के आगे बसवा है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों ने खेती न होने के कारण जल के अभाव में अपने गाँव के गाँव खाली कर दिए हैं और उन्होंने शहरों की ओर या दूसरी जगह जहाँ पर जल है वहाँ पर पलायन कर दिया है। जल का पुनर्वितरण या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सबसे ज्यादा कैसे होगा कि पृथ्वी पर कहीं पर बहुतायत में जल है, कहीं पर जल बहुत कम है। तो जहां बहुतायत में जल है उसको हमें ऐसे क्षेत्रों की ओर लाना होगा जहां पर कि जल कम है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल जल का 97% तो महासागरों में ही है। 2% बर्फ के रूप में, ग्लेशियर्स में और हिम परत के रूप में कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। शेष 0.8% नल नदियों, जलाशयों तथा भूजल के रूप में पाया जाता है। यानी हमको जो जल उपलब्ध है वो केवल 0.8% जल है। इस प्रकार कुछ भागों में जल की अधिक मात्रा तथा कुछ में न्यून मात्रा पाई जाती है। जल का पुनर्वितरण सुविधाजनक स्थानों पर किया जा सकता है। नदी के जल को निम्न प्रकार से पुनर्वितरित किया जा सकता है। पहला, जलाशयों में और दूसरा नहरों में। यानी जब वर्षा का मौसम हो तब रेजर्वॉयर्स में या जलाशय में अतिरिक्त जल या सरप्लस जल को स्टोर कर लिया जाए। बांध के द्वारा ये काम बहुत जगह किया भी जा चुका है। इससे जल विद्युत के अतिरिक्त जल परिवहन में भी सहयोग मिलता है। तो वो जो रिजर्वॉयर्स में जो जल है वो परिवहन में सहायता देते हैं, जल विद्युत बनाने में सहायता देते हैं। और यदि सूखे मौसम में वहाँ से सिंचाई और पीने के पानी का भी प्रबंधन हो सकता है। मत्स्य पालन भी इनमें किया जा सकता है। नदियों में बाढ़ों की स्थिति के दौरान इनमें जल संग्रह किया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रवाह होता है, नियंत्रित होता है एवं संग्रहित जल ग्रीष्मकाल में उपयोग में लिया जाता है। नहरें, कैनाल्स। नहरों के द्वारा जल के पुनर्वितरण के साथ ही परिवहन में भी सहायता मिलती है। यानी ये न सिर्फ जल को
पहुंचाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बल्कि ये परिवहन के लिए भी सहायक हैं। ये कृत्रिम नदियों के रूप में विकसित की जाती है। दूसरा पॉइंट, भूजल का विवेकपूर्ण उपयोग। आज हम देखते हैं कि हर घर में, हर खेत में एक बोर होता है। भीलवाड़ा बोरिंग मशीन से 250 मीटर तक ही बोरिंग की जा चुकी है। कई बार 600, 700 मीटर तक बोरिंग की जाती है और भूगर्भ से जल बाहर निकाला जाता है और फिर उसको बिल्कुल लापरवाही से उसका उपयोग किया जाता है। यदि हम भूजल का विवेकपूर्ण उपयोग करें, रैशनल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर करें, तो वह भूजल हमारे लिए बहुत काम का है और बहुत वर्षों तक हमको काम दे सकता है। भू सतह से 400 मीटर की गहराई पर 83,50,000 किलोमीटर भूजल किलोमीटर क्यूब भूजल पाया जाता है, जो कुल जन संसाधन का मात्र 0.61% भाग है। अतः सीमित भूजल संसाधन का विवेकपूर्ण एवं व्यवस्थित दोहन होना चाहिए। भूजल दोहन स्तर को अग्रवर्गों में रखा जा सकता है। पहला, भूजल का संतुलित विवेकपूर्ण दोहन एवं वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में विभिन्न देशों में सिंचाई एवं बृहद नगरों में जलापूर्ति हेतु भूजल का अतिदोहन किया जा रहा है। भूजल से सिंचित भूमि के रूप में 20%, भारत में 66% क्षेत्र को जल प्राप्त होता है। जलीय प्रवाह को विभिन्न स्थानों पर नियंत्रित करके कृत्रिम पुनर्भरण यानी आर्टिफिशियल रिचार्ज व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जाना चाहिए। यानी वर्षा का जो सरप्लस जल है उसको स्टोर करने के लिए कुछ न कुछ टेक्निक्स बनानी चाहिए, बांधों के द्वारा या टैंक बंड्स के द्वारा उनको उस जल को बचाना चाहिए। तीसरा है जल ग्रहण विकास कार्यक्रम, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्षा जल का वैज्ञानिक उपयोग। जल ग्रहण वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें गिरने वाला जल एक नदी या दूसरे से जोड़ती हुई कोई छोटी नदियों के माध्यम से एकत्रित होकर एक स्थान से होकर बहता है। जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अग्र रूपों में जल संरक्षण किया जाता है। वर्षा जल का वैज्ञानिक उपयोग, भूजल के पुनर्भरण की गति में वृद्धि करना, वर्षा जल द्वारा हो रहे अपरदन पर रोक लगाने के लिए विभिन्न रोकों, बांधों, चेक डैम्स में जल को संग्रह करके प्रवाह को नियंत्रित करना, सुविधाजनक स्थानों पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संरक्षणात्मक गतिविधियों को अपनाते हुए जलाशयों का निर्माण करना, वर्षा पोषित क्षेत्रों में नवीनतम सिंचाई पद्धतियों को अपनाना, शुष्क कृषि का विकास करना, भूतापीय जल का उपयोग। यह जल पृथ्वी के अभ्यंतर खुदाई के उपरांत प्राप्त होता है। इस उष्ण जल द्वारा भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। साइबेरिया में इस जल का उपयोग तालाबों में मत्स्य प्रजनन के लिए भी किया गया है। जल का प्रदूषण से बचाव, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन। जल का विभिन्न प्रदूषक स्रोतों से रक्षण करना चाहिए, यानी कि उनके अंदर हमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए। हमें अपनी नदियों का ध्यान रखना चाहिए, नहाने धोने का मैल उसमें नहीं डालना चाहिए। फैक्ट्रियों का जो गंदा जल है उसको हमें नदियों में नहीं प्रवाहित करना चाहिए। उसके लिए कड़े नियम होने चाहिए। नियम हैं भी, लेकिन फिर भी कुछ लोग चोरी से ये काम कर लेते हैं। जल प्रदूषण के स्रोतों एवं बचाव के बारे में जल प्रदूषण में अध्याय में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस प्रकार जल साधन का विभिन्न रूपों में संरक्षण किया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक पर्यावरण का यह महत्वपूर्ण घटक अपने प्राकृतिक स्वरूप में रह सके। तो आज हमने जल प्रबंधन के बारे में पढ़ा, संसाधन उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत। अगले टॉपिक में इसके बाद हम पार्ट 4 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।